नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची, आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए पेपर 8 जिसका विषय फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के विषय पर चर्चा करूँगी। प्रिय विद्यार्थियों, आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, इसलिए प्रारंभ से ही सुनते आए हैं कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के संपूर्ण जिसमें मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए ये अधिकार अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास जिसके अभाव में नहीं कर सकता है। अतः मौलिक अधिकार की आवश्यकता आज मानव जीवन पर क्यों पड़ी, इस पर चर्चा करेंगे। प्रारंभ से ही व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों की समस्या बहुत अधिक जटिल रही है और वर्तमान समय की प्रजातंत्रीय व्यवस्था में इस समस्या ने विशेष महत्व प्राप्त किया। यदि एक ओर शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है, तो दूसरी ओर राज्य की शक्ति पर भी कुछ ऐसी सीमाएं लगाना आवश्यक है जिससे राज्य मनमाने तरीके से आचरण करते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों के विरुद्ध कार्य न कर सके। अतः मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, वे अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। आखिर अधिकार पत्र है क्या? अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया था। क्रांति के उपरांत फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1789 के नवीन संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा को शामिल करके नागरिकों के कुछ अधिकारों को संवैधानिक रूप देने की प्रथा प्रारंभ की। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 1791 में प्रथम 10 संशोधनों द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों को संविधान का अंग बनाया गया। ये संशोधन ही सामूहिक रूप में अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स कहलाए, जिसका प्रभाव अन्य यूरोपियन राज्यों के संविधानों पर भी पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अनेक पुराने राज्यों और युद्ध के बाद स्थापित अनेक नवीन राज्यों के संविधानों में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया। इस संबंध में जर्मनी का वीमर संविधान तथा आयरलैंड का संविधान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में मौलिक अधिकारों का विचार और भी लोकप्रिय हुआ और युद्ध के बाद भारत, बर्मा, जापान आदि जिन देशों के संविधानों का निर्माण हुआ, उन सभी में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया। 1945 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के नाम से अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र स्वीकार किया गया। इस प्रकार मौलिक अधिकार के विचार ने वर्तमान समय में एक सर्वमान्य धारणा का रूप धारण कर लिया है। भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषताएं क्या हैं? भारतीय संविधान के तृतीय भाग में मौलिक अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 23, जिसमें अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 है, यह विश्व का सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं, वरन संविधान के द्वारा ही उन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय संविधान में उल्लिखित अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों को लागू करने की कार्यवाही नहीं कर सकता। संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार वास्तविकता पर आधारित
और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दी गई 5 व्यवस्थाओं के द्वारा नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की शरण ले सकता है। एक महत्वपूर्ण बातें हैं, 1931 में कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मौलिक अधिकारों की मांग की थी। मौलिक अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अब देखेंगे कि संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। परिणामतया संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में है। अतः आज के संदर्भ में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो निम्नलिखित हैं, जिसमें प्रथम है समानता का अधिकार, द्वितीय स्वतंत्रता का अधिकार, तृतीय शोषण के विरुद्ध अधिकार, चतुर्थ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पंचम संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार एवं षष्ठ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। से प्रथम है समानता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 14 से 18 का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून द्वारा समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि औचित्यपूर्ण आधार पर और कानून द्वारा मान्य भेदभाव की भी व्यवस्था नहीं की जा सकती। इस अनुच्छेद के प्रथम भाग के शब्द कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है और इसके द्वारा राज्य पर बंधन लगाया गया है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स के अनुसार इसका अर्थ यह है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक सा होना चाहिए। कानून का समान संरक्षण, यह वाक्य अमेरिकी संविधान से ली गई है और इसका तात्पर्य यह है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। द्वितीय है अनुच्छेद 15, जिसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे दुकानों, होटलों, सार्वजनिक स्थलों आदि के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16, जिसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। तृतीय है अनुच्छेद 17, जिसमें अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। हिंदू समाज से अस्पृश्यता के विष को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा
1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट पारित किया गया, जो पूरे भारत में लागू होता है। इसके आधार पर ही अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को 1976 में संशोधित कर इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। सन 1989 में इस कानून को और अधिक कठोर बनाते हुए इसे अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून 89 का नाम दिया गया। अस्पृश्यता के अंत के लिए अब तक बनाए गए कानूनों में यह सबसे कठोर कानून है। वर्तमान संदर्भ में आवश्यकता इस बात की है कि इस कानून का उपयोग अवश्य हो, परंतु कोई इसका दुरुपयोग न करे। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है, जिसमें सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश में बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र इत्यादि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। धन्यवाद।